एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसी जस्ट कंटिन्यूएशन में है। और हम एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग में। जब भी हमारा ऑप्टिमाइजेशन के रेस्पेक्ट में हम एक प्रॉब्लम ले रहे थे एक फैक्ट्री की, जहाँ पर आपको जो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था, और आपको ये था कि आपको पता लगाना था कि एक्सटीरियर पेंट कितना बनाया जाए और इंटीरियर पेंट कितना बनाया जाए। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करने के तीन मेथड्स, तीन चीज़ें देखी थी, तीन स्टेप्स, कि हमारे पास तीन चीज़ होगी एलपी मॉडल में। एक तो डिसीजन वेरिएबल, तो डिसीजन वेरिएबल ये जो था ये थे हमारे पास। फिर उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि हमारे को क्या मैक्सिमाइज करना है। फिर उसके बाद हमारे पास थे कंस्ट्रेंट्स, ये हमारे सारे जो कंस्ट्रेंट थे उसके बेस में हमने इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का जो मॉडल बन गया था। आज हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको जो सोल्व करना है उससे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या होता है। जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो मॉडल होते हैं, इसका सपोज करो कि अपन एक सॉल्यूशन लेते हैं इसका कि x1 बराबर 3 और x2 बराबर 1। ठीक है, एक रैंडमली सॉल्यूशन लेते हैं। x1 बराबर 3 और x2 बराबर 1। तो अगर आप इसमें रखो तो अगर ये सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 6 इंटू 3 प्लस 4 इज लेस देन 24, x1 बराबर 3 प्लस 2 लेस देन 6, माइनस 3 प्लस 1 लेस देन 1, x1 बराबर 3 लेस देन 2, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो सॉल्यूशंस है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन है। उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशंस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशंस बोलते हैं। उनको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशंस। उनको हम फिजिबल सॉल्यूशंस बोलते हैं। और ऐसे भी सॉल्यूशंस होंगे जो कि इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उनको बोलेंगे नॉन फिजिबल सॉल्यूशंस। अब पर प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रॉब्लम की बहुत सारी सॉल्यूशंस होंगे जो कि फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। उनमें से अपन को ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जो कि बेस्ट है, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए बेस्ट है। उसको बोला जाता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन। बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन फॉर कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लो x1 बराबर 4 और x2 बराबर 1, x1 बराबर 4 और x2 बराबर 1, x1 बराबर 4 और x2 बराबर 1। तो जो यहाँ पर अगर आप 4 रखोगे, 4 प्लस 4 तो ये फर्स्ट इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 24, 28 इज नॉट लेस देन 24। तो x1 बराबर 4, x2 बराबर 1, इसका क्या है? नॉन फिजिबल सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको सोल्व कर लेते, पर हो रीजन क्या हो रहा है कि समस्या क्या आ रही है कि ये जो सॉल्यूशन है, जो फिजिबल सॉल्यूशन है, बहुत सारे पॉसिबल है, बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो इसलिए इसको सोल्व नहीं किया जा सकता। एक सिंपल सा फिजिबल सॉल्यूशन तो ये भी है कि x1 बराबर 0 ले लो, x2 बराबर 0, मतलब आप कुछ प्रोड्यूस ही मत करो, कुछ प्रोड्यूस ही मत करो, तब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। पर वो हमारा पास ये सॉल्यूशन भी क्या है? 0 0 भी क्या है? फिजिबल तो सॉल्यूशन है, बट ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, जिस पर अपना प्रॉफिट क्या आना चाहिए? मैक्सिमम आना चाहिए। वो हमारा क्या होगा? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या होता है? दो मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स, और ग्राफिकल मेथड से ही फिर सिंप्लेक्स मेथड निकला है, उसका कंसेप्ट निकला है। क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड से जो कंसेप्ट हमारे पास डेराइव हुए उनका इस तरीके से यूज करना, ताकि हम क्या करें कि जो कंप्यूटर में प्रोग्राम है उसमें एल्गोरिदम बना सके, सिस्टम बना सके। क्योंकि जो कंप्यूटर वो ग्राफ वगैरह तो सोल्व नहीं कर सकता, तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू काम करेगा।
पर उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि इक्वेशन सारी क्या होती है, लीनियर होती है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। दूसरा है कंस्ट्रेंट्स आर नोन एंड डिटर्मिनिस्टिक, और उनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। ये हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल तभी सक्सेसफुल है जब हमारे पास ये चीज हो, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है। हमने देखा है कि रॉ मटेरियल है इतना ही अवेलेबल होगा, ये नोन है और डिटर्मिनिस्टिक है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, पर जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। पर अभी हम जो समझ रहे हैं उसमें क्या मान के चल रहे हैं कि जो कंस्टेंट है वो नॉन है और डिटर्मिनिस्टिक है। और ये जो तीसरी बात है कि ऑल जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, नॉन निगेटिव होगी। तो इसलिए तो हम एक कंडीशन रखते हैं x1 और x2 क्या होगी, 0। ये आपने देखा होगा ना, ये कंडीशन हमने रखी थी। तो ये जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की जो कंसेप्ट है वो ये है। अब इसको सोल्व करने के ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं। ग्राफिकल अप्रोच, तो अभी हम ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं। तो उससे पहले उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो ग्राफिकल अप्रोच होती है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस, फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस। फिर उसके बाद क्या आइडेंटिफाई करना होता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्या अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड स्टेप होती है, वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। तो आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स है उनको ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा पहला कंस्ट्रेंट है 6x1 + 4x2 > तो ये हम इनइक्वलिटी वाला चीज तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे, 6x1 + 4x2 = 24। और इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करें, एक बार x1 बराबर 0 रखिए, तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, 24/4। तो ये आ जाएगा 6। तो एक हो जाएगा 0 6, और दूसरा अगर x2 बराबर 0 रखो, दूसरा x2 बराबर 0 रखो, क्योंकि कोई भी लाइन है दो चीजों से बन जाती है। तो x2 बराबर 0 रखो तो क्या हो जाएगा, x2 बराबर 0 से 4 और ये 0। तो ये आपके पास दो हो जाएगी। तो x1 बराबर 0 और ये 6, ये पॉइंट यहाँ हो गया, और ये 4 और ये 0। तो ये हमारी जो ये लाइन है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, इस इक्वेशन को। पर इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका ये x1 x2 ये पूरी चीज है ना, ये पूरी चीज, इसको क्या करना है आपको कि भाई इस लाइन के, ये जो लाइन है बहुत बड़ी लाइन है, इनफाइनाइट तक किधर भी जाएगी ये लाइन। तो ये लाइन क्या कर रही है, इस पूरे स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और उनमें से एक पार्ट तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और एक पार्ट दो। तो इसमें क्या होता है, आप एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट, और हमेशा वो रेफरेंस पॉइंट बहुत सिंपल है, 0 0 ले लो। अगर आप 0 0 रखोगे इस लाइन में, तो 0 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 0 < 24। मतलब क्या है, और ये जो इस लाइन के 0 0 यहाँ इस तरफ है, तो मतलब इस तरफ के जो सारे पॉइंट है इंक्लूडिंग ऑन दिस लाइन, इस तरफ के जितने भी पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, क्या करेगा, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो 1 जो इक्वेशन है उससे ये हो रहा है कि ये कंस्टेंट से कि आपको इस लाइन के इधर इधर वाला लेना है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई इश्यू नहीं आए। ठीक है, अब हम इसी में जो दूसरा कंस्ट्रेंट है उसको ड्रॉ करते हैं। जो दूसरा कंस्ट्रेंट है वो क्या है, x1 + 2x2 = 6। तो पहले अपन रखते हैं x1 बराबर 0, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर 0 तो x2 बराबर 3, और x2 बराबर अगर अपन रखेंगे, x2 बराबर रखेंगे अपन 0, तो x2 बराबर 0 रखेंगे, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, x1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 रखा तो x1 बराबर आ जाएगा 6। तो 0 3 ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला के ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन जो है 2 नंबर की लाइन है, यहां से लेकर यहां तक, इस लाइन की बात हम कर रहे हैं।
और ये जो लाइन है, अब इसमें इधर वाला पोर्शन में जाना है सेकंड, क्योंकि ये लाइन पूरे इस पूरे स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करे। तो फिर हमारा रेफरेंस पॉइंट 0 0 रख के देख लो, तो 0 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास पॉइंट स्पेस क्या हो जाएगा, ये वाला स्पेस हो जाएगा। तो ये आपको इंडिकेट भी किया हुआ है। तो ये अपने दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर ली है, दूसरी इनइक्वालिटी भी ड्रॉ कर ली है, कि कैसे इनइक्वालिटी ड्रॉ कर रहे हैं अपन, ये कंसेप्ट समझ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ऐसे ही हम तीसरी इनइक्वालिटी भी ड्रॉ कर सकते हैं कि -x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 1। तो -x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 1, तो पर उसको अपन जो ये है यहीं से देख लेते हैं कि जो तीसरी इनइक्वालिटी है ये वाली इनइक्वालिटी है। वो क्या बोलती है कि अगर x1 बराबर आप रखोगे 0 तो x2 बराबर क्या आ जाएगा 1, और x2 बराबर रखोगे 0 तो x1 बराबर 1 और x2 बराबर 0। तो x1 बराबर 0 मतलब ये वाला, और यहाँ पर क्या होगा 1, तो ये, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x1 बराबर रखोगे 1 तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस x2 बराबर 1, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 2। ये -x1 प्लस x2, तो इसमें x1 बराबर रखा 0 तो x2 बराबर 1, और इसमें अगर x2 बराबर रखोगे आप 0, सॉरी x2 बराबर 0 रखोगे तो x1 बराबर ये माइनस x1 बराबर 1, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 बराबर -1, और x1 बराबर अगर x2 बराबर x1 बराबर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा x2 बराबर 1, तो ये हो जाएगा -1। तो इसका मतलब ये लाइन जो है वो अगर यहाँ पर ये यहाँ पर आएगी तो -1 से 1, और ये थर्ड वाली लाइन ऐसे जाएगी, थर्ड वाली लाइन ऐसे जाएगी। जो ये थर्ड वाली लाइन है, अब इसमें भी आपको चेक करना है कि ये वाला हाफ की बात कर रहे हैं हम इस वाले हाफ की बात कर रहे हैं या इस वाले हाफ की बात। तो इसमें क्या रख के देखो 0 0, तो 0 0 आप रख के देखेंगे तो 0 0, तो ये आ जाएगा लेस देन 1, तो मतलब ये वाला 0 इस हाफ में ही आ रहा है, 0 0 तो 0 इस हाफ में आ रहा है ना रेफरेंस पॉइंट हमारा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाले हाफ की बात कर रहे हैं, जो कि इससे इंडिकेट भी कर रखा है यहाँ पर। ठीक है। ऐसे ही x2 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये जो फोर्थ वाली लाइन है ये वाली x2 बराबर 2 करके बना ली, और लेस देन 2 का मतलब ये वाली चीज। ऐसे ही x1 ग्रेटर देन 0, तो मतलब x1 बराबर 0 मतलब y एक्सिस, तो ये इधर वाला, और इसका मतलब ये वाला स्पेस। तो अब इन सब का जो इंटरसेक्शन बन रहा है हमारे पास, जो इन सब का इंटरसेक्शन बन रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस या सॉल्यूशन स्पेस हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का स्पेस हो जाएगा। और इनमें से ही एक जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। और अब आपको ये इंट्यूटिवली भी समझ में आया होगा कि जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन स्पेस बना है, ये सॉल्यूशन स्पेस क्या है, ये यहाँ से अपन इसको स्टार्ट करते हैं A B C D E F। तो जो हमारे पास इंट्यूटिवली हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन, वो या तो A पे होगा या B पे होगा, C पे होगा, D पे होगा या E पे होगा या A पे होगा। जब ये लाइन क्रॉस करेगी उसी पॉइंट पे क्या होगा, वो तभी तो मैक्सिमम आएगा प्रॉफिट। तो अब इसको सॉल्यूशन करना है, तो क्या होता है कि हम लोग ग्राफ से सोल्व कर सकते हैं इसको, कि हम लोग आइडेंटिफाई करें कि इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तब इसकी जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z वो बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इस तरह बढ़ने पे पर उसका सबसे सिंपल सही तरीका ये है कि आप ये जो सारे एक्सट्रीम पॉइंट है, ए तो हमें पता है जैसे 0 0 है, बी ये है, ऐसे सी पॉइंट निकाल ले, डी पॉइंट निकाल ले, ई पॉइंट निकाल ले, एफ पॉइंट निकाल ले, और उन सबको जो हमारा जेड है, 5x1 + 4x2,
हमारे पास जो जेड है उसमें रख के देख ले, जेड 5x, और जिसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जैसे मान लो अपन सी पॉइंट निकालते हैं, सी का मतलब क्या हो जाएगा, जो सी है बेसिकली क्या हो रहा है कि सी इस लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 1 का इंटरसेक्शन है। तो सी है 6x1 प्लस 4x2 बराबर 24 ले लो, और यहाँ पर x1 प्लस 2x2 बराबर 6 ले लो। तो अपन इन सब का इंटरसेक्शन इसको सोल्व करेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको सोल्व जब आप करोगे तो x1 बराबर 3 आ जाएगा और x2 बराबर क्या आ जाएगा 1.5, x1 बराबर 3 और x, तो c क्या हो जाएगा 3,1.5, सी हमारा जो पॉइंट हो जाएगा c, 1.5। ऐसे हमारे पास जो d है वो निकाल लेते हैं। जो d निकालने के लिए हमारे पास d क्या है, इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 4। तो लाइन नंबर 2 क्या बोलती है हमारे पास, लाइन नंबर 2 ये बोलती है x1 प्लस 2x2 बराबर 6, और लाइन नंबर 4 x2 इक्वल टू 2। तो इसमें 2 रख दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास d पॉइंट के लिए, तो ये तो x2 बराबर तो 2, और यहाँ पर 2 रखेंगे आप, तो 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा, d पॉइंट हो जाएगा 2 2, d हो जाएगा 2 2। ऐसे ही e निकालना है, तो e निकालने के लिए आपको 3 और लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 का इंटरसेक्शन है e, तो लाइन नंबर 3 लाइन नंबर 4 का इंटरसेक्शन है। तो लाइन नंबर 3 क्या है, लाइन नंबर 3 और 4 में e बराबर x2 बराबर क्या है 2, तो यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर 2 रखिए, तो माइनस x1 प्लस 2 बराबर 1, तो हो जाएगा माइनस x1 बराबर 1 माइनस 2 माइनस 1, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा 1, तो e बराबर क्या आ जाएगा 1 और 2। तो e जो हमारा पॉइंट है x1 बराबर 1, y बराबर 2। ऐसे ही हमारे जो f पॉइंट है a b c d e f, f पे क्या हो जाएगा, हमारे पास f जो पॉइंट है उसका तो हमें पता लग ही रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारे पास f पॉइंट है वो हो जाएगा x1 बराबर f पॉइंट है हमारे पास लाइन नंबर 5, जो कि x1 बराबर 0 और ये हो जाएगा 2, सॉरी 1। तो आपके पास जो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा कॉर्नर पॉइंट होगा, जो फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस का कॉर्नर पॉइंट होगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो इस ट्रिक का यूज करना है हमें, इस ट्रिक का यूज करना है, और आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो हमारे पास a बराबर क्या हो गया 0 0, ये हमारे पास a बराबर क्या हो गया 0 और 0, और b पॉइंट जो हमारे पास है, इसका मतलब आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल, तो ये तो होगा ही नहीं फिजिबल। और जो हमारे पास b पॉइंट है वो क्या था, x1 बराबर 4, y1 बराबर 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा, z एट b बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 20, और z एट c बराबर कितना हो जाएगा, z एट बराबर c हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1.5 बराबर 21, और z एट d जो हमारे पास d पॉइंट है 2 2, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 प्लस 8 18, z एट e बराबर क्या हो जाएगा, e पॉइंट 1 2 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, तो ये भी कम है 5 प्लस 8 13, z एट डी f जो हमारा f पॉइंट 0 1 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4। तो आप देख रहे होंगे c पर हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, z एट c 21, c पर हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो अचीवेबल होगा वो होगा 21। और ये जो हमारे पास जो ये कंसेप्ट पता लगा हमें, कंसेप्ट क्या है कि जो कॉर्नर पॉइंट है इन लाइनों का सॉल्यूशन करने का, कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा
तो उसी का क्या है कि लोगों ने इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए इस ग्राफिकल जो अप्रोच थी, उन्होंने ग्राफ से अंडरस्टैंड चालू किया। फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि ग्राफ से आप, ये तो अभी 2 वेरिएबल है इसमें, और हमारे पास डिसीजन वेरिएबल 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ये जो कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन से बहुत सारी हो सकती है, हो सकता है 2 वेरिएबल में, तो आप इतनी सारी को प्लॉट करके डिसाइड नहीं कर सकते, इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इन्होंने क्या किया कि ग्राफिकल अप्रोच से उनके पास ये कंसेप्ट डेवलप हो गया कि भाई जो हमारे पास जो सॉल्यूशन स्पेस हो, जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा वो कॉर्नर पॉइंट होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कॉर्नर पॉइंट होगा। तो उसका यूज करते हुए उन्होंने क्या कर दिया, इसको सिस्टमेटिक, क्योंकि हम इसकी क्या करते सकते हैं, एल्गोरिदम लिख सकते हैं। और एल्गोरिदम लिख सकते हैं तो उसी के लिए जो मेथड है वो सिंप्लेक्स मेथड है। एक हमारी बुक में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर तो आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो आ ही नहीं सकता उस टाइप का, और आप उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि 2 एग्जांपल और लेंगे हमारे जो बुक के हैं, और उनको हम केवल हमारे ग्राफिकल अप्रोच से जो कंसेप्ट निकल के आया है उनको सोल्व करेंगे, ताकि हम क्या कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट या जो मैक्सिमाइजेशन है उनका सोल्व कर सके। तो ताकि हमारे पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अपन उनको सोल्व कर सके बिना किसी ग्राफ ड्रॉ करे हुए, बिना किसी सिंप्लेक्स मेथड लगाए हुए। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू वेरी मच।